बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ मोस्ट ग्रेशियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम उस्मान गनी है और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आपको वेलकम कहता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह मेरे लेक्चर्स भी आप तक पहुँच रहे होंगे और आप उनको सुन रहे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है पड़ा वो सब्जेक्ट हमारा बायोलॉजी है एंड आज का जो हमारा टॉपिक है इनहेबिटर्स, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 है पड़ा फर्स्ट ईयर का। तो उसका जो लेक्चर है हमारा इनहेबिटर्स ये टॉपिक है। उसके अलावा फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, यानी कि वो फैक्टर जो एंजाइम की एक्टिविटी को मुतासिर करते हैं, तो उन फैक्टर्स के बारे में हम आज पढ़ेंगे। दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। आज बायोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा। बायोलॉजी इज आवर सब्जेक्ट। यूनिट जो चैप्टर है आज का, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर का नाम है एंजाइम्स। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो इनहेबिटर्स है। इनहेबिटर्स तो दोस्तों, इनहेबिटर्स किसे कहते हैं, तो मैं आज आपको इस चीज के बारे में बताऊंगा। तो इनहेबिटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। इनहेबिटर्स केमिकल्स कंपाउंड है। कौन से केमिकल कंपाउंड? विच इंस्टेड ऑफ एक्टिव सबस्ट्रेट दैट एक्ट इनसाइड ऑफ सबस्ट्रेट, यानी कि जो सबस्ट्रेट की बजाय इस्तेमाल होते हैं, सबस्ट्रेट की बजाय एक्टिव साइट के साथ इस्तेमाल होते हैं। तो आज का हमारा इस बारे में टॉपिक है बड़ा। तो सबस्ट्रेट की जगह इस्तेमाल होते हैं जो सबस्ट्रेट। अब क्या है एंजाइम की एक्टिव साइट? क्या है एंजाइम? क्या है? तो दोस्तों, एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसके साथ सबस्ट्रेट रिएक्ट करता है और प्रोडक्ट में तब्दील हो जाता है, और एंजाइम खुद उसमें तब्दील नहीं होता। तो उसके बाद जो इनहेबिटर्स हैं उस एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट की बजाय इस्तेमाल होते हैं। तो जब वो सबस्ट्रेट की बजाय वहाँ इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ दोस्तों वो जो प्रोडक्ट में तब्दील नहीं होते, दे कैन नॉट बी चेंज इनटू प्रोडक्ट बट ब्लॉक्स द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम परमानेंटली एंड टेम्पररीली, यानी कि या हमेशा के लिए उसे ब्लॉक कर देते हैं या फिर कुछ अरसे के लिए टेम्पररी। तो इस तरह इनहेबिटर्स की हमने अब डेफिनेशन पढ़ी है। इनहेबिटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स दैट एक्ट, केमिकल सब्सटेंसेस दैट एक्ट इनसाइड ऑफ द सबस्ट्रेट विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ एक्ट करते हैं and not converted into product but blocks the active site of the enzyme permanently and temporary। तो ये इनहेबिटर की डेफिनेशन है पड़ी। इनहेबिटर्स आर द केमिकल कंपाउंड्स। इनहेबिटर्स Inhibitors are the chemical compounds यानी कि इनहेबिटर्स केमिकल सब्सटेंसेस है पड़ी। अब कौन सी केमिकल सब्सटेंसेस हैं? विच एक्ट इंस्टेड ऑफ या इन प्लेस ऑफ की जगह, in place of the
substrate with the active site, and not converted into products, and thus blocks the enzymes active site completely or partially. तो या तो कंप्लीटली हमेशा के लिए, या फिर परमानेंटली, या टेम्पोरेरीली। तो ये हमारा इनहेबिटर्स की डेफिनेशन थी। तो इनहेबिटर्स की डेफिनेशन के बाद फिर हम इसकी टाइप्स की तरफ आते हैं। तो इनहेबिटर्स उससे पहले क्या होते हैं? तो इनहेबिटर्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस which act in place of the substrate with the active site and not converted into product, and thus enzyme activities active site completely or partially blocked। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। और अब इसके बाद जो इसकी टाइप्स हैं पढ़ी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल टाइप्स ऑफ इनहेबिटर्स। इसकी दो टाइप्स हैं पढ़ी, फिर रिवर्सिबल एंड द इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होते हैं, रिवर्सिबल क्या होते हैं? फिर वो जो इरिवर्सिबल है वो मज़ीद कम्पिटेटिव और नॉन कम्पिटेटिव में तकसीम हो जाते हैं, यानी कि उसमें फिर उसकी दो टाइप्स हो जाती हैं। फिर तो पहले टाइप्स, पहली रिवर्सिबल, सेकंड इरिवर्सिबल। तो these two are the types of the inhibitors। तो यानी कि ये इनहेबिटर्स की टाइप्स हैं, इनकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो जो रिवर्सिबल है पड़ी, इट मेक्स वीक लीकेज, वीक लिंकेज, यानी कि ये जो लिंकेज, यानी कि ये जो बॉन्ड बनाती है वो वीक होता है, क्योंकि ये रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल से मुराद है कि ये अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। इट केम इट्स ओरिजिनल शेप, यानी कि वो जो इनहेबिटर है ये रिमूव्ड हो जाता है एक्टिव साइट से। वीक लिंकेजेस विद एंजाइम्स, एंजाइम के साथ। अब इसका इफेक्ट कैसे न्यूट्रलाइज्ड किया जाता है? इट्स हाउ इट्स इफेक्ट कैन न्यूट्रलाइज्ड। इट्स इफेक्ट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, its effects can be neutralized by increasing the concentration of enzymes
दोस्तों इसका हाउ इट्स इफेक्ट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, इट्स इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन, यानी कि मिकदार, वैल्यू, यानी कि एंजाइम्स कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड करने से इसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है। तो ये रिवर्सिबल थी, अब इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल है यानी कि ये अपनी असली हालत में तब्दील नहीं, वापस नहीं आता, यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट को इनहिबिटर्स नहीं छोड़ता। तो इरिवर्सिबल, इट चेक्स द रिएक्शन रेट यानी कि ये रिएक्शन रेट को चेक करता है। अब कैसे चेक करता है, यानी कि स्टॉप करता है बाय ऑक्यूपाइंग यानी कि कब्जा करके द एक्टिव साइट, एंजाइम की एक्टिव साइट पर। तो आपको मैं एंजाइम के स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। ये एक एंजाइम है, समझे, ये है इसकी एक्टिव साइट, जहां ये अब सबस्ट्रेट है और ये सबस्ट्रेट इसकी एक्टिव साइट के साथ आ गए। यहां आकर इनहिबिटर्स लग जाते हैं और फिर उसकी जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते तो उसे ज़ाया कर देते हैं। इट चेक्स द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्टर्बिंग या डिस्ट्रॉइंग। क्या डिस्ट्रॉय करके? द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। एंजाइम यानी कि एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो अब ये ऑक्यूपाई एक्टिव साइट पर कैसे करते हैं? बाय मेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? बाय विच इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली। तो यानी जो म्यूचुअली इलेक्ट्रॉन से शेयर करते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो दिस दे कैन ऑक्यूपाई द एक्टिव साइट, यानी कि ये एक्टिव साइट पर कब्जा कर लेते हैं। कैसे करते हैं? बाय मेकिंग द कोवलेंट बॉन्ड। They can occupy active sites by कैसे? कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाने से ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं। उसके बाद दे फिजिकली, यानी कि फिजिकली डायरेक्ट भी, यानी कि फिजिकली, ये फिजिकली भी मकसद है कि उसके साथ उसको ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट को। एक्टिव साइट तो यानी कि ये फिजिकली भी एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमने इसकी टाइप्स पढ़ी, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होता है? इट मेक्स वीक लिंकेजेस विद द एंजाइम, यानी कि ये एंजाइम के साथ वीक बॉन्ड्स बनाता है, वीक लिंकेजेस बनाता है। इट इफेक्ट्स कैन बी न्यूट्रलाइज्ड, यानी कि इसके इफेक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, न्यूट्रलाइज्ड किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। तो एंजाइम की कंसंट्रेशन तो इस तरह ये न्यूट्रलाइज कर देता है, कंसंट्रेशन को बढ़ाकर। इरिवर्सिबल क्या होता है? इट चेक्स द रिएक्शन रेट बाय ऑक्यूपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्ट्रॉइंग द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। दे कैन ऑक्यूपाई एक्टिव साइट बाय कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग कर कर ये एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, ये जो इनहिबिटर्स हैं। और उसके बाद ये फिजिकली भी किसी भी एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। तो इस तरह ये एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते, ये इनहिबिटर्स, और एंजाइम इस तरह या परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, यानी कि उसकी एक्टिविटी, यानी कि हमारी बॉडी में जो एक्टिविटी है या किसी और जगह पर भी
तो उसमें इस का इफेक्ट होता है। तो ये इसकी टू टाइप्स थी। अब दे फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, यानी कि रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। अब उसकी दो टाइप्स कौन सी है, कंपिटेटिव एंड नॉन कंपिटेटिव। Two types of further two types. अब वो कौन सी हैं? एक कम्पिटेटिव है और दूसरी इनकम्पिटेटिव है। एंड एक कम्पिटेटिव, दूसरी इनकम्पिटेटिव। तो दूसरी क्या कौन सी होती है, इनकम्पिटेटिव, यानी कि तो एक कम्पिटेटिव होती है और दूसरी इनकम्पिटेटिव होती है। तो कम्पिटेटिव, ये टाइप्स किसकी हैं, रिवर्सिबल की। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहेबिटर्स। तो कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स क्या होता है, जो कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स होता है वो यानी कि बाइंड किया जाता है एक्टिव साइट से, क्योंकि स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी ऑफ सबस्ट्रेट, ड्यू टू स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट इट कैन बी सेलेक्टेड बाय द एक्टिव साइट। यानी कि इसकी सबस्ट्रेट से एक जैसी शक्ल होने की वजह से वो धोखे में आकर इसको अपने साथ अटैच कर लेता है। सो कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स due to structural similarity with the due to structural similarity with the किसके साथ, सबस्ट्रेट, it can selected by the active site but did not active the एक्टिव साइट। लेकिन सबस्ट्रेट की तरह ये एक्टिव साइट को एक्टिव नहीं कर सकता, यानी कि ये कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट नहीं होता। तो जिसकी वजह से एंजाइम एक्टिविटीज़ कैन बी ब्लॉक्ड, यानी कि एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ हैं तो वो ब्लॉक हो जाती हैं। उसके बाद इन कम्पिटेटिव इनहेबिटर्स, तो अब ये क्या होता है, इट मेक्स एंजाइम complex product
एंजाइम कम्प्लेक्स इनहिबिटर। तो ये एंजाइम के साथ एंजाइम कम्प्लेक्स इनहिबिटर बनाता है, किधर बनाता है? अदर देन द पॉइंट ऑफ एक्टिव साइट, अदर देन द पॉइंट ऑफ एक्टिव साइट, यानी कि एक्टिव साइट से हटकर ये एंजाइम जो इनहिबिटर है, ये एंजाइम कम्प्लेक्स इनहिबिटर बनाता है, लेकिन एक्टिव साइट से हटकर। तो जिसकी वजह से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज डिस्टर्ब्ड। तो यानी कि ये एक एंजाइम है, ये इधर एक्टिव साइट है, ये इधर बना लेता है इनहिबिटर, तो जिसकी वजह से इसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है। ग्लोबुलर स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट? फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी, फॉर द इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी। सो इफेक्टिव एंजाइम एक्टिविटी के लिए जो स्ट्रक्चर दरकार होता है, जो स्ट्रक्चर नीड होता है, तो वो इन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एक्टिव साइट से हटकर जगह पर जो एंजाइम कम्प्लेक्स इनहिबिटर बनाता है, तो इसकी वजह से ये नुकसान होता है कि उसकी ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाती है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए लाजमन होती है। तो इसकी वजह से ये फिर प्रोडक्ट में वो एंजाइम किसी चीज़ को तब्दील नहीं कर सकता। किसी चीज़ से मुराद है कि सबस्ट्रेट, यानी कि वो एंजाइम सबस्ट्रेट को कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज आवर टॉपिक ऑफ inhibitors. I discussed about the inhibitors. What are the inhibitors? Its types, reversible and irreversible, and further two types of the reversible inhibitors. So first of all, I tell you what is the inhibitors that act as inside the active site instead of the substrate and block the enzyme's activity and does not convert it into product. Secondly, मैंने आपको फिर बताया कि इस two types, irreversible and reversible. So reversible makes weak linkages with the enzymes, weak bonds with the enzyme, so it can be easily neutralized. Its effect can be neutralized partially or completely by the increasing the सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सेकंड मैंने आपको इसकी टाइप्स बताई है, इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सो इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स, दिस चेक द एंजाइम्स रेट रिएक्शंस एंड बाय ऑक्युपाइंग द एक्टिव साइट और डिस्टर्बिंग या destroying the globular structure of the enzyme. So how can it occupy the enzyme's active site? By forming the covalent bond. What is covalent bond? Mutual sharing. So उसके बाद मैंने आपको बताया reversible divided into further two types, competitive and incompetitive, due to structural similarity. They have same structure. Inhibitor, competitive inhibitor has similarity of structure with the active site, so it can be attached to the active site and does not active the active site and does not convert the substrate inhibitors into product and blocks its activities. इनकम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, इसकी मैंने आपको बताया, इट्स मेक एंजाइम इनहिबिटर complex other than the point of active site. So if it can make
enzyme inhibitor complex other than the active site of the enzyme, so it can destroy the globular structure. As you know, globular structure is essential for the enzyme's activity. If the globular structure is disturbed, as a factor affecting the rate of enzyme activity, temperature increases the molecules collisions, so the globular structure is disturbed and the enzyme activity is low. So this can affect the globular structure, which is important for the effective activity of the enzymes. So this is our first topic, inhibitors and its types. Now we are going to discuss about the factors affecting the rate of the enzymes activity. वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब करते हैं, एंजाइम की ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करते हैं. So now we are going to discuss about it. So we can erase this. Factors affecting the rate of the enzymes activity. Which factors? There are 4 factors discussed in our book. Factors affecting rate of enzyme activity. So factors, 4 factors हैं बड़े. pH है, temperature, enzyme concentration, third and last is substrate concentration. Now I am going to discuss about pH, how it can affect the enzyme's activity. Second, we discuss the temperature, how it can affect the enzyme activity. Third, we discuss the enzyme concentration, how it can affect the enzyme activity and substrate concentration. These 4 factors now we are discussing here with the full attention and heed. So the first is pH. First, pH. Every enzyme work effectively at the narrow range of pH. यानी कि जो नैरो रेंज ऑफ pH है, इधर हर एंजाइम इफेक्टिवली अपनी एक्टिविटी को शो करता है, अपनी एक्टिविटी को गुड करता है. तो अ स्लाइड चेंज इन दिस pH, यानी कि इस pH में स्लाइड स्मॉल चेंज भी इस एक्टिविटी को फिर डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम की. वो कैसे करता है? which disturb the ionization of the amino acids at the active site. यानी कि एक्टिव साइट पर जो मौजूद अमाइनो एसिड्स हैं, तो उन अमाइनो एसिड्स को वो डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर आयनाइजेशन ऑफ द सबस्ट्रेट, तो सबस्ट्रेट की आयनाइजेशन को भी डिस्टर्ब कर देता है. तो पीएच, एवरी एंजाइम वर्क एट
every enzyme worked at the narrow range of pH, which is required for effective enzyme activity. For effective enzyme activity. Enzyme, it is called optimum pH. तो टेम्परेचर पीएच ऑप्टिमम होती है जहां पर एंजाइम इफेक्टिवली अपना वर्क को शो करें, अपनी एक्टिविटी को इफेक्टिवली बढ़ा लें, तो दिस इज द ऑप्टिमम पीएच. सो अ स्लाइड चेंज इन दिस पीएच slight change in this pH, a slight in this pH. तो इस pH में स्लाइड चेंज भी a slight change in this pH can affect the enzyme activity, can affect the ionization of amino acids at active site. यानी कि इस pH की स्लाइड चेंज यानी कि स्मॉल चेंज, लिटिल चेंज इन दिस pH can affect the ionization of the amino acids at the active site. So otherwise it also affect किस चीज को अफेक्ट करता है? इट्स आल्सो अफेक्ट द ionization of substrate. So the enzyme activity stopped or blocked completely. A slight भी अब फैक्टर affecting the rate of enzyme activity. तो first factor we are discussing here pH. All the enzymes work effectively at the narrow range of the pH, which is called optimum pH. तो optimum pH
इसमें थोड़ा सा भी चेंज, लिटिल चेंज, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज कैन अफेक्ट द आयोनाइजेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स एट द एक्टिव साइट. व्हाट इज आयोनाइजेशन? कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन इनटू द आयंस, दिस इज कॉल्ड आयोनाइजेशन. तो इनकी आयोनाइजेशन को डिस्टर्ब कर देती है. सो दिस कैन इफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम. A slight change in this pH can affect the activity of amino acid, ionization of amino acid at active site. It also affects the ionization of substrate. So enzyme activity is stopped or blocked completely. So this is the first factor affecting the rate of enzyme activity. Now we are going to discuss about temperature, which is the second factor affecting the rate of enzyme activity. In this factor we will discuss how can temperature disturbed, blocked the activities of the enzymes. So we can erase this because we have a little space here. सेकंड जो है अपना हमारे पास फैक्टर इज, कौन सा फैक्टर है हमारे पास? सेकंड, टेम्परेचर, दर्जे हरारत. टेम्परेचर, increase in the temperature increase the enzyme controlled activities. यानी कि जब टेम्परेचर ज़ीरो है इसे बढ़ाते जाएं तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है इंक्रीज होती जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन पॉइंट. यानी कि उसे बढ़ाते जाएंगे ऐसा पॉइंट आएगा कि जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम होगी. तो उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इट कैन इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी. सवाल वो पॉइंट कौन सा है जहां पर एंजाइम बहुत अच्छा वर्क करेगा और उसके ऊपर एंजाइम एक्टिविटी इज डिस्टर्ब्ड. ऑल द एंजाइम्स वर्क एट द स्पेसिफिक रेट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, मखसूस टेम्परेचर पर, विच इज कॉल्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर. यानी कि वो ऑप्टिमाइज बैलेंस टेम्परेचर, वो बैलेंस टेम्परेचर जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी हाईएस्ट रेट पर होती है, वेरी इफेक्टिवली एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं, वेरी एफिशिएंटली एंजाइम वर्क कर रहे होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर. तो ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है. और अब इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. तो उसके बाद दूसरी बात यह है कि increase in the temperature increases the kinetic energy of the molecules की kinetic energy को बढ़ा देता है. So first of all we temperature, increase in temperature increase in temperature increases the enzymes controlled activities. But up to a certain point. To a certain point. यानी कि ऐसा एक पॉइंट जहां पर एंजाइम की एक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होती है, लेकिन जब उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं तो फिर एक्टिविटी इज डिस्टर्ब्ड. ऑल एंजाइम
all enzymes work at their maximum rate at specific temperature which is called optimum temperature. TMPERATURE. So this is the optimum temperature as we discussed this in the 9th class. As you know, I hope you briefly know about this, because optimum temperature is we discussed in the our 9th class. I hope you will be understanding it more correctly than the 9th. अब ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बींग्स एंजाइम्स क्या है वो? ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन्स enzymes is क्या है पढ़ा वो? 37 सेल्सियस और 98.6 फ़ारेनहाइट. दिस इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन्स एंजाइम्स, यानी कि हमारी बॉडी में जो एंजाइम केमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट कर रहे होते हैं तो 37 ऑप्टिमम टेम्परेचर है. अबव दिस एंजाइम्स एक्टिविटी इज डिस्टर्ब्ड, सो वी हैव लिटिल स्पेस देयरफॉर वी कैन अरेंज एंड फर्दर आई राइट दिस. इंक्रीज इन द टेम्परेचर प्रोवाइड द एक्टिवेशन एनर्जी. अब इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाती है विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द एंजाइम रिएक्शन, सो द रिएक्शन केमिकल रिएक्शन एक्सेलरेटेड. तो जब हीट प्रोवाइड्स की जाती है एंजाइम्स को तो एक्टिवेशन यानी कि लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज यूज्ड to start the chemical reaction. So this can be provided by the heat. And second, it increases the kinetic energy of the molecules. They move more rapidly. So the molecules, जैसे कि ये एंजाइम ले लें तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जब इनको हीट मिलेगी तो ये रैपिडली मूव करेंगे. इसके बदले में रिएक्टेंट्स मूव रैपिडली एंड चांसेस ऑफ देयर कोलिजन आर इंक्रीजेस. तो उनके कोलिजन के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं. अब इंक्रीज इन द टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच मेक्स द एंजाइम्स, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम को बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर देते हैं. देन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एंजाइम्स अबव द या वायलेट बढ़ जाती है हद से, तो ये क्या करती है? इज डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, यानी कि ये एंजाइम्स की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसको डिस्टर्ब कर देती है. विच इज एसेंशियल फॉर द एंजाइम्स एक्टिविटी, यानी कि जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इंपॉर्टेंट्स हैं तो उनको डिस्ट्रॉय कर देती है. तो एंजाइम अगर टेम्परेचर 37 सेल्सियस से बढ़ जाए तो ये फैक्टर नंबर 2 है टेम्परेचर.
टेम्परेचर। तो अब हम टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अब लिखते हैं जो हमने बताया है आपको, हीट इंक्रीजेस टेम्परेचर। हीट इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ, हीट इंक्रीजेस द या प्रोवाइड्स एक्टिवेशन एनर्जी to accelerate reaction and second, so chemical reaction accelerated, second it increases, it provides kinetic energy, it provides kinetic energy, it provides kinetic energy so molecules moves more rapidly। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैपिडली मूव करते हैं। सो द रिएक्टेंट्स चांसेस ऑफ रिएक्शन कोलिजन इंक्रीज, कोलिजन्स इंक्रीज, और रिएक्टेंट जब मिलते हैं तो फिर प्रोडक्ट बन जाती है। उसके बाद if kinetic energy become too high, अगर काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा हो जाए, टू हाई या टू वायलेट, it disturbs the globular structure, यानी कि ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल होती है तो उसको डिस्टर्ब कर देती है, विच destroy the globular structure तो ये ग्लोबुलर स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देती है जो एसेंशियल होता है एंजाइम एक्टिविटी के लिए। तो आज का जो हमारा सेकंड टॉपिक यानी कि टॉपिक 2 का जो सेकंड कंटेंट था तो वो टेम्परेचर था, सेकंड फैक्टर टेम्परेचर था। तो ये टेम्परेचर मैंने आपको बताया है कि कैसे इफेक्ट करता है। अगर ये पहले तो 0 सेल्सियस से बढ़ता है तो 37 सेल्सियस तक टेम्परेचर एंजाइम की एक्टिविटी को वेरी इफेक्टिवली यानी कि अच्छा करता है। तो जो ही ये बढ़ता है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से साफ ज़ाहिर बात है ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज डिस्टर्ब्ड। तो एंजाइम की जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होती है तो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जो एसेंशियल फॉर द एंजाइम एक्टिविटी होती है, यानी कि जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए एसेंशियल ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होती है वो डिस्टर्ब होने के बाद आपको पता है कि एंजाइम की एक्टिविटी विच इज डिस्टर्ब्ड। सो थर्ड फैक्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट द थर्ड फैक्टर।
Third factor, what is third factor? Substrate concentration. Now I am going to tell you about substrate concentration. Substrate concentration. यानी कि जो सबस्ट्रेट की मिकदार है वो एंजाइम की एक्टिविटी को कैसे डिस्टर्ब करती है, क्या इफेक्ट डालती है, कब इंक्रीज करती है, व्हेन डिक्रीज करती है. सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट दिस. फर्स्ट I am going to tell you at the low substrate concentration. If the substrate concentration of the enzymes is low, the rate of reaction is directly proportional to the enzyme substrate concentration. अगर साफ ज़ाहिर बात है कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन लो हो जाएगी, यानी कि पहले से रिएक्शन में बहुत कम है और ज़्यादा ज़रूरत है, तो जो हम सबस्ट्रेट डालते जाएंगे एंजाइम कि एक्टिव साइट्स मज़ीद प्रोडक्ट्स में तब्दील उन्हें करती जाएंगी. तो उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा? अगर इफ़ वी kept the enzymes concentration constant, then increase in the substrate would not increase the rate of the reaction anymore. Why? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्टिव साइट्स are less and substrates are more. Active site convert the substrate into enzymes. So a point reached where increase in the substrate concentration does not increase the rate of reaction. So at low substrate concentration, at low substrate concentration, अगर सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो लो हो तो क्या होता है? The rate of reaction is directly proportional to the enzyme's activity. तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन यानी कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन if we increase the substrate concentration at the low concentration of substrate, the reaction is increased, the reaction is proceed. और इसके बाद if we kept the enzyme concentration constant, kept the enzymes concentration constant, तो what happen, क्या होता है? The increase in the substrate concentration does not increase the rate of reaction. Does not increase the rate of reaction. The rate of reaction या reaction rate
तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले से एंजाइम कम हो, कंसंट्रेशन ऑफ हम सबस्ट्रेट को इंक्रीज करते जाएं, तो साफ जाहिर बात है कि एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि वहीं का वहीं रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उसके बाद थोड़ा सा ये बच गया है, उसे कंप्लीट करते हैं बिकॉज वी हैव लिटिल स्पेस हेयर। सो अब अगली बात क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट टॉक। अब जो हमने पढ़ा है कि पहले के सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बारे में, यानी कि अगर लो कंसंट्रेशन हो सबस्ट्रेट की तो रिएक्शन बढ़ जाता है, अगर एंजाइम कंसंट्रेशन को कैप्ट रखें तो उसके बाद क्या होता है। तो उसके बाद आर एक्टिव साइड आर ऑक्युपाइड, साइड्स आर ऑक्युपाइड, and the reaction rate is, and reaction rates does not increase। तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज नहीं होता बिकॉज ऑल द एक्टिव साइड्स आर ऑक्युपाइड। All the active sites are occupied। तो आज का हमारा जो तीसरा फैक्टर था सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन वो भी खत्म हुआ, और लास्ट जो अब हमारा है पड़ा वो है पड़े एंजाइम कंसंट्रेशन। हाउ कैन इफेक्ट द एंजाइम कंसंट्रेशन means increase in the enzyme affect the activity how, and decrease in the enzyme concentration affect the activity how. So the fourth factor is enzyme concentration। Enzyme concentration तो increase in the enzyme concentration acts directly to the rate of the reaction। The rate of the reactions depends directly to the concentration of the enzyme at the specific time and the unlimited numbers of substrate। साफ ज़ाहिर बात है कि अगर सबस्ट्रेट की अनलिमिटेड नंबर्स होंगे तो उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा कि जितने हम एंजाइम्स डालते जाएंगे वो सबस्ट्रेट से एक्टिव साइट्स उनकी एक्ट होती जाएंगे और दे विल बी कन्वर्टेड इन द प्रोडक्ट्स। इफ वी इंक्रीज द एंजाइम कंसंट्रेशन 2-4 देन द रेट ऑफ रिएक्शन इज ट्वाइस, डबल हो जाएगा। तो तीसरी बात यह है कि अगर हम एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, दिस इंक्रीज द एक्टिव साइट, तो ये एक्टिव साइट को इंक्रीज करेगा। अब एक्टिव साइट्स कन्वर्ट द मोर सबस्ट्रेट इनटू द मोर प्रोडक्ट्स, तो मोर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे। एट लिमिटिंग कंसंट्रेशन दिस इंक्रीज विल नॉट इफेक्ट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट भी आएगा कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को बढ़ाने से इसकी एक्टिविटी पर इफेक्ट नहीं होगा, यानी कि बढ़ेगी नहीं। Increase enzyme concentration, an enzyme concentration affect directly increase in the enzyme concentration affects directly to the
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि ये बढ़ाने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाएगी टू द रेट ऑफ रिएक्शन। इफ वी इंक्रीज द, अगर हम बढ़ाते हैं एंजाइम्स टू फोल्ड्स, यानी कि डबल करते हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। becomes double। जो increase in the enzyme concentration effect directly proportional to the rate of the reaction। तो उसके बाद तीसरा स्टेप क्या होगा कि if we increase the enzyme concentration, more active sites are available, more active sites are available, so they convert more substrate into products at the limiting increase। यानी कि ऐसी भी एक जगह आएगी जहां पर जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो फर्दर इंक्रीज नहीं होगी। तो चौथा भी हमारा जो आज का फैक्टर था एंजाइम की एक्टिविटी पर, रेट ऑफ रिएक्शन पर इफेक्ट करने वाला, तो वो था एंजाइम कंसंट्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक था अल्लाह के शुक्र से वो आज हमने वाइंड अप कर लिया है। तो अगली दफ़ा हम अपने इस चैप्टर के अगले टॉपिक्स के साथ फिर आएंगे। तो इंशाअल्लाह आप मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स और अल्लाह हाफिज़।